अरे मामा, क्या भारत के सबसे बड़े चंदन तस्कर की मौत महज एक एनकाउंटर थी या एक सुनियोजित हत्या? 18 अक्टूबर 2024 की रात एक एम्बुलेंस के दरवाजे पर गोलियों की बौछार हुई तो सिर्फ वीरप्पन का शरीर छल्ली नहीं हुआ रहे, बल्कि दफन हो गए वह राज जो बड़े बड़े सत्ताधारियों की कुर्सी हिला सकते थे। तस्वीरें देखिए, वीरप्पन की लाश पर बने वह निशान, वो मोतियाबिंद के सफेद हो चुकी आंख और माथे के ठीक बीचों बीच लगी वह सटीक गोली। क्या यह मुमकिन है कि 20 साल तक जंगल में छक्काने वाला शिकारी एक एम्बुलेंस में इतनी आसानी से घुटने टेक दे? दुनिया को बताया गया कि यह ऑपरेशन कोकून की जीत थी, लेकिन फॉरेंसिक फाइल और वहां के लोकल लोग कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आज हम उस सरकारी दावों के पीछे छिपे विश्वासघात को बेनकाब करेंगे। ये कहानी उस विलेन की नहीं है जिसे पुलिस ने मारा, ये कहानी उस विलेन की है जिसे चुप करवा दिया गया। तैयार हो जाए, क्योंकि हम उस एम्बुलेंस का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप कहा गया। हम छो मजा मारे मामा। वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसने 2 दशकों तक भारत के नक्शे पर एक काला छेद बना दिया था। सतमंगलम का वह घना जंगल जहाँ परिंदा भी वीरप्पन की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक मामूली सा डाकू जिसके पास न कोई सेना थी न कोई आधुनिक तकनीक, वह 2 राज्यों की संयुक्त पुलिस फोर्स और बीएसएफ को 20 साल तक कैसे धत्ता बत्ता रहा? जवाब वीरता में नहीं, उन गंदे राजों में छिपे हैं जो वीरप्पन की तिजोरी में बंद थे। कहा जाता कि वीरप्पन के पास सिर्फ चंदन की लकड़ी और हाथी दांत का कारोबार नहीं था, उसके पास था सूचनाओं का बाजार। उन 20 सालों में वीरप्पन ने सिर्फ गोलियां ही नहीं चलाई रहे, उसने रिश्तों का एक ऐसा मक्कड़ जाल बुना था जिसकी जड़ें चेन्नई और बेंगलुरु के गलियारों तक फैली हुई थी। सच्चाई तो यह है कि वीरप्पन एक अपराधी से कहीं ज्यादा एक चलती फिरती ब्लैकमेल डायरी बन चुका था। जब साल 2000 में उसने कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण किया तो 108 दिनों तक सरकारें उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि कोई फिरौती नहीं दी गई, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। करोड़ों रुपये के उस लेन देन के गवाह कौन थे और वह पैसे कहाँ गए? जानकार बताते हैं कि वीरप्पन को पकड़ने में देरी पुलिस की नाकामी नहीं, बल्कि उन रसूखदारों का डर था जिन्हें डर था कि अगर वीरप्पन जिंदा पकड़ा गया तो कई सफेद पोश चेहरे काले हो जाएंगे। एक और डार्क सीक्रेट, वीरप्पन के पास मौजूद हथियार, उसके पास मौजूद AK-47 और आधुनिक राइफल्स आखिर कहां से आ रही थी? क्या उसके संबंध उन प्रतिबंधित संगठन से थे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे, या फिर उसे ये हथियार उन लोगों ने दिए थे जो चाहते थे कि वह जंगल में एक भस्मासुर बनकर डराता रहे और पीछे से करोड़ों का चंदन लूटता रहे? 18 अक्टूबर की उस रात एम्बुलेंस के टायर जब अपरापट्टी की सड़क पर रुके तो वीरप्पन को लगा था कि वह अपनी आंखों का इलाज कराने जा रहा। उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा राज, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। वह विलेन जिसने हजारों जिंदगियां उजाड़ दी, अब वह खुद एक ऐसी बिसात का मोहरा बन चुका था जहां उसका मरना उसके जिंदा रहने से कहीं ज्यादा जरूरी बन चुका था। अरे चच्ची जान, वीरप्पन कोई पैदाइशी अपराधी नहीं था रे, लेकिन उसके भीतर छिपी दरिंदगी ने उसे भारत का सबसे खूंखार विलेन बना डाला। 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथम गांव में जन्मे कुंज मुन्नी स्वामी वीरप्पन का सफर गरीबी से नहीं बल्कि खून की प्यास से शुरू हुआ। 1962 सिर्फ 10 साल की उम्र में जहां बच्चे स्कूल जाते, वीरप्पन ने अपना पहला हाथी मारा और 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला कत्ल किया। उसका गुरु था उसका रिश्तेदार सेविया गोंडा, जिसने उसे जंगल के रास्ते और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी। वीरप्पन को समझ आ गया था कि जंगल के कानून में सिर्फ शिकारी ही जिंदा रहते हैं। 80 के दशक तक वीरप्पन ने हाथियों के दांत और चंदन की तस्करी का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर डाला जिसकी कीमत अरबों में थी। आंकड़ों की बात करें तो उसने करीब 2000 हाथियों का शिकार किया और 40,000 किलो से ज्यादा चंदन की लकड़ी लूटी। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि उसने अपने ही गांव के उन लोगों को मारना शुरू किया जिन्हें उस पर शक था। 1987 वीरप्पन ने वन अधिकारी चिदम्बरम का अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। यह पहला मौका था जब सरकार की नींद टूटी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 90 के दशक में वीरप्पन एक भूत बन चुका था। मई 1990 में उसने कर्नाटक के 3 पुलिस अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके जवाब में दोनों राज्यों की STF का गठन हुआ, लेकिन वीरप्पन ने 1992 में STF के जांबाज अधिकारी TK मेस्पा और उसके साथियों को एक बारूदी सुरंग में धमाके से उड़ा दिया। 22 पुलिसकर्मी एक झटके में शहीद हो गए। अरे भाऊ, वीरप्पन विलेन इसलिए नहीं था क्योंकि वह सिर्फ मारता था, बल्कि वह आतंक भी फैलाता था। वह मुखबिरों की जीप काट देता, पुलिस वालों के सिर धड़ से अलग कर देता
एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी ही नवजात बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसके रोने की आवाज से पुलिस को उसकी लोकेशन मिल सकती थी। उसने 1997 में 9 वन अधिकारियों का अपहरण किया और साल 2000 में भारत को हिला देने वाला कांड किया। कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण 108 दिनों तक अक्खा हिंदुस्तान बंधक बना रहा। कहा जाता है कि उसे छोड़ने के बदले 15 से 20 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई थी। 20 साल के इस खूनी सफर में वीरप्पन ने 184 लोगों की जान ली, जिनमें आधे से ज्यादा पुलिस और वन अधिकारी थे। वह किसी का सगा नहीं था, वह सिर्फ एक परजीवी था जो जंगल और सिस्टम के खून पर पल रहा था। लेकिन 2000 तक आते आते उसकी अपनी ही उम्र और उसकी अपनी ही आंखें उसे धोखा देने वाली थी। साल 2004 की शुरुआत हो चुकी थी। 20 साल के नाकाम ऑपरेशनों और 700 करोड़ रुपये फूंक देने के बाद सिस्टम की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। वीरप्पन अब सिर्फ एक डाकू नहीं, बल्कि भारत सरकार के माथे बना एक बदनुमा दाग बन चुका था। लेकिन इसी समय एंट्री होती है के विजय कुमार की। उन्होंने समझ लिया था कि जंगल में घुसकर वीरप्पन को ठोकना नामुमकिन है, उसे बाहर लाना होगा और उसे बाहर लाने के वास्ते चाहिए था एक चारा। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून का वह हिस्सा जिसे दुनिया इंटेलिजेंस कहती है, लेकिन असल में वह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। एसटीएफ ने अपनी रणनीति बदली। जवानों ने वर्दी उतार दी और साधारण कपड़े पहन लिए। कोई फेरी वाला बनकर वीरप्पन के गांव में चप्पलें बेचने लगा, कोई राजमिस्त्री बनकर खदानों में काम करने लगा। महीनों तक ये जवान उन लोगों के बीच रहे जो वीरप्पन को खाना और जानकारी पहुंचा दे। एसटीएफ का एक जवान तो महीनों तक वीरप्पन के एक करीबी मददगार के घर में नौकर बनकर रहा, सिर्फ एक सुराग के वास्ते। जासूसों ने खबर दी कि वीरप्पन अब पहले जैसा नहीं रहा। उम्र बढ़ रही थी और उसकी बाईं आंख में मोतिया हो चुका था। उसे दिन के उजाले में धुंधला दिखने लगा था। उसे इलाज चाहिए था, लेकिन वह किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकता। विजय कुमार ने इसी अंधेरे को अपनी रोशनी बना डाला। एसटीएफ ने वीरप्पन के पुराने साथी कुमार स्वामी को उठा लिया। उसे 2 रास्ते दिखाए, या तो उम्र कैद या फिर वीरप्पन की मौत में पुलिस का साथ। कुमार स्वामी डबल एजेंट बन गया। उसने वीरप्पन तक संदेश पहुंचाया कि मदुरै में कुछ श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी संगठन के लोग हैं जो उसका गुप्त तरीके से इलाज करवा सकते हैं। वीरप्पन शंकालु था, उसने कई बार मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखों के अंधेरे ने उसे मजबूर कर डाला। 18 अक्टूबर 2004 की दोपहर वीरप्पन को लगा कि उसका भाग्य बदल रहा है। एसटीएफ ने एक एम्बुलेंस तैयार की जिसका कोड नेम था कोकून। ड्राइवर की सीट पर बैठा राजराजन, जो असल में एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर था, उसने अपनी जान हथेली में रख दी थी, क्योंकि अगर वीरप्पन को जरा सा भी शक होता तो राजराजन के सिर में पहली गोली होती। रात के करीब 10 बजे वीरप्पन जंगल की अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने अपनी पहचान छिपाने के वास्ते अपनी मशहूर लंबी मूंछों को ट्रिम कर डाला और एक सफेद सफारी सूट पहना। उसके साथ उसके 3 वफादार साथी भी थे। एम्बुलेंस में बैठते वक्त वीरप्पन के हाथ में उसकी फेवरेट AK-47 थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस गाड़ी को वो अपनी जान बचाने वाली नाव समझ रहा, वह असल में उसका चलता फिरता कफन है। एम्बुलेंस पपरापट्टी की ओर बढ़ने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के टायर की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। ड्राइवर राजराजन का गला सूख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही किलोमीटर दूर काल बनकर एसटीएफ की पूरी टीम सड़क के किनारे झाड़ियों में उसका इंतजार कर रही है। रात के 10:45 तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का पपरापट्टी गांव। सड़कों पर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी साजिश जैसी लग रही थी। दूर से एक एम्बुलेंस की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। अंदर बैठा था भारत का सबसे बड़ा विलेन वीरप्पन। उसे लगा था कि वह अपनी धुंधली आंखों का इलाज कराने के वास्ते जा रहा, लेकिन वह अपनी मौत के किलिंग जोन में दाखिल हो रहा था। एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार ने सड़क के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा कर डाला, जिसे कोड नेम दिया गया स्वीट बॉक्स। एम्बुलेंस के ड्राइवर, जो कि एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर राजराजन था, उसने उसी ट्रक के पास पहुंचकर ब्रेक मारी। उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी में कुछ खराबी है, और पलक झपकते ही वह गाड़ी से बाहर कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। यही वह पल था जब वीरप्पन को समझ आ गया कि 20 साल का उसका शिकार का खेल अब उल्टा पड़ चुका है। शिकारी अब खुद पिंजरे में था। जैसे ड्राइवर बाहर निकला, चारों तरफ से फ्लड लाइट्स जल उठी। अक्खा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। विजय कुमार ने मेगाफोन पर चिल्लाकर कहा, वीरप्पन सरेंडर कर दे, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। लेकिन एक विलेन कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। एम्बुलेंस के अंदर से पहली गोली चली, और फिर वह हुआ जो भारतीय पुलिस के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। एसटीएफ की टीम ने जवाबी हमला शुरू किया। ग्रेनेड और लाइट मशीन गन से एम्बुलेंस को छल्ली कर दिया गया। 20 मिनट तक सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट, धमाकों की आवाजें गूंजती रही। एम्बुलेंस पर कुल 338 गोलियों के निशान पाए गए। लोहा, शीशा, खून सब एक साथ मिल चुके थे। जब फायरिंग रुकी तो सन्नाटा पहले से भी भयानक था। जवानों ने सावधानी से एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर विभत्स था। वीरप्पन के तीनों साथी सेथुपुली गोविंदम, चंद्रेगौंडा
और सेथुमणि खून से लथपथ थे और बीच में बैठा था वह दरिंदा जिसने अक्की जिंदगी दूसरों को डराने में बिताई। वीरप्पन के माथे के ठीक बीचों बीच एक गोली लगी थी। उसकी वह मशहूर मूछे जो कभी उसके आतंक की निशानी थी अब खून से सनी हुई थी। लेकिन मामा यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। एम्बुलेंस के अंदर 338 गोलियां चली, लेकिन वीरप्पन के शरीर पर सिर्फ 2 या 3 गोलियों के निशान थे, एक सीने पर, एक कूल्हे पर और एक सबसे सटीक सीधे मत्थे के बीचों बीच। फोरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी अंधाधुंध फायरिंग में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता कैसे मुमकिन है। क्या वीरप्पन को एम्बुलेंस से बाहर निकाल कर मारा गया था या फिर उसे पहले ही ढेर कर दिया गया था और फायरिंग सिर्फ एक दिखावा था। 184 गुनाहों का हत्यारा मर चुका था। विजय कुमार ने जैसे ही वॉकी टॉकी पर संदेश दिया, कोकुन सक्सेसफुल, वैसे ही 20 साल पुराने खूनी अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन विलेन के मरते ही उन राजों का क्या हुआ जो अपने साथ ले गया? क्या वो गोलियां वीरप्पन को मारने के लिए चली थी या उन राजों को दफनाने के लिए? अब सवाल यह है कि जिस एम्बुलेंस पर 338 राउंड फायरिंग हुई, जो गोलियों से पूरी तरह छल्ली हो चुकी थी, उसमें बैठे इंसान को सिर्फ 2 या 3 गोलियां, वो भी इतनी सटीक कैसे लगी? क्या ये मुमकिन है कि वीरप्पन उस वक्त एम्बुलेंस में था ही नहीं या फिर उसे पहले ही पकड़ लिया गया था और ये पूरा एनकाउंटर सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति थी? विवाद यहीं खत्म नहीं होता रे। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी ने मद्रास हाईकोर्ट में दावा किया कि उनके पति के शरीर पर टॉर्चर के निशान थे। कुछ मानवाधिकार संगठनों का आरोप था कि वीरप्पन को एम्बुलेंस में नहीं बल्कि पहले ही हिरासत में लेकर जहर दे दिया गया था, टॉर्चर किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई चश्मदीदों ने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध माना था। कहा जाता है कि वीरप्पन अपने साथ एक डायरी या टेप रखता था जिसमें उन नेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम थे जिन्हें उसने सालों तक करोड़ों की फिरौती और रिश्वत दी थी। लेकिन एनकाउंटर के बाद पुलिस को ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। क्या वह डायरी जला दी गई? क्या वीरप्पन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका जिंदा रहना कई सफेद पोस्ट चेहरों के लिए खतरा बन चुका था? आज वीरप्पन की मूछें और उसकी बंदूकें अपराधियों के म्यूजियम का हिस्सा है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक डरावना सबक देती है। वह विलेन था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह एक ऐसे सिस्टम की पैदावार था जहां भ्रष्टाचार और लालच ने उसे 20 साल तक फलने फूलने दिया। विजय कुमार और एसटीएफ के जवानों ने वीरप्पन के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। वहीं सरकार ने इस पर इनाम भी बांटे, लेकिन सतमंगल के जंगलों में आज भी वीरप्पन के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सवाल ये है कि वीरप्पन का खात्मा क्या कई बड़े सफेद पोस्ट नेताओं के राज को अपने साथ लेकर चला गया? तो ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।